वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिल्डिंग और डिसिल्डिंग इफेक्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। सो केमिकल शिफ्ट मोस्टली डिपेंडेंट ऑन सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग इफेक्ट। केमिकल शिफ्ट का प्रीवियस वीडियो बना लिया गया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि सिल्डिंग और डिसिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है और वो केमिकल शिफ्ट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। सबसे पहले मैं बात करूं डिसिल्डिंग इफेक्ट की। सो डिसिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन जब व्हेन ए मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन its electron goes to circulate and due to circulating these electron generate a secondary induced magnetic field। जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मोस्टली पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करने लगते हैं और इस वजह से एक सेकेंडरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड SIMF वो जनरेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग और अप्लाइड मैग्नेटिक जो अपना फील्ड है उसके अकॉर्डिंग कि उसकी डायरेक्शन उसके अपोज होगी या फिर रेनफोर्स होगी, उसी के आधार पर सिल्डिंग और डिसिल्डिंग इफेक्ट बताया जाता है। सो अब जो SIMF उसकी डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, जैसे अगर SIMF वो भी इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है H0 वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ SIMF एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, देन दिस प्रोटॉन फील्ड पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। तो पैरामैग्नेटिक वो जो प्रोटॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। अब पैरामैग्नेटिक इफेक्ट जब शो करेगा तो वो जो प्रोटॉन है वो डिसिल्डेड कहलाएगा। डिसिल्डेड क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस प्रकार का जो प्रोटॉन होगा वो मोर इलेक्ट्रॉनिक जो फील्ड है वो एक्सपीरियंस करेगा और इस प्रकार के प्रोटॉन को जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ हम रेजोनेंस में लाएंगे तो हमें लेस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रकार का जो प्रोटॉन है वो डिसिल्डेड प्रोटॉन कहलाएगा। और ये जो डिसिल्डेड प्रोटॉन डिसिल्डेड प्रोटॉन इसके लिए जो इफेक्ट काम में लिया जाता है वो डिसिल्डिंग इफेक्ट कहलाता है। और ड्यू टू डिसिल्डिंग इफेक्ट जो प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड शिफ्टिंग में अपना जो केमिकल शिफ्ट है वो शो करेगा और इस वजह से उसकी जो डेल वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। डेल वैल्यू जो है वो उसकी मैक्सिमम होगी, यानी कि अगर कोई प्रोटॉन डाउन फील्ड शिफ्टिंग शो कर रहा है तो उसकी डेल वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई डिसिल्डिंग इफेक्ट की। अब जो दूसरा है अपना सिल्डिंग इफेक्ट। इसमें भी सेम कंडीशन होती है, जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो सर्कुलेट करेंगे मोस्टली पाई इलेक्ट्रॉन्स और वे सेकेंडरी मैग्नेटिक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट करेंगे। तो SIMF जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो एक डायमैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो प्रोटॉन आएगा वो डायमैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इस प्रकार के प्रोटॉन को जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ हम रेजोनेंस में लाएंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये जो NMR है वो रेडियो वेव रीजन के अंदर ही अपना सिग्नल शो करता है। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ हम जब उस प्रोटॉन को रेजोनेंस में लाएंगे तो हमें मोर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी तुलना में? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में। सो इस प्रकार का जो प्रोटॉन होता है वो सिल्डेड, हाईली सिल्डेड।
हाईली सीडेड प्रोटॉन कहलाता है। और हाईली सीडेड प्रोटॉन कहलाता है वो भी किस कारण से, सीडिंग इफेक्ट की वजह से। सो सीडिंग इफेक्ट की वजह से एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो केमिकल शिफ्ट होता है वो अप फील्ड शिफ्टिंग कहलाता है। और उसकी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टीएमएस की तरफ होगी और जो इसकी डेल वैल्यू होगी वो कम होगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक पैरामीटर बताया था, वो देखते हैं एक बार। ये यहाँ पे टीएमएस, यहाँ पे जो डेल वैल्यू है वो 0, फिर इस साइड में बढ़ती जाएगी और यहाँ पे जो टो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। यानी कि इस साइड में जो है वो डाउनफील्ड शिफ्टिंग होगी और यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा इस साइड में वो क्या होगा, डिसिडेड होगा। और इस साइड में जो होगा वो अप फील्ड शिफ्टिंग होगी। और जो प्रोटॉन होगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो हाईली सीडेड होगा। ये तो बात होगी सील्डिंग और डिसील्डिंग इफेक्ट की। अब देखते हैं कि जो सील्डिंग और डिसील्डिंग इफेक्ट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सील्डिंग एंड डिसील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले मैं बात करूं, सो फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग सील्डिंग एंड डिसील्डिंग इफेक्ट। पहला जो फैक्टर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। उसका वीडियो पहले बना लिया गया है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मोस्टली दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब कोई भी प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से अटैच होता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होता है वो प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी जल्दी वो एटम को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अट्रैक्ट करेगा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही वो प्रोटॉन जो है वो डिसल्यूटेड होगा। और अगर डिसल्यूटेड होगा तो हमें पता है कि डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एल्किल फ्लोराइड, यहाँ पे फ्लोराइड, ब्रोमाइड। यहाँ पे मेरे पास 3 स्पीसीज है, उनमें सबके पास जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल सेम है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। सबसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो मैंने बताया कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा वो जो प्रोटॉन है वो डिसल्यूटेड कहलाएगा और डेल वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। सो यहाँ पे जो मेथिल प्रोटॉन है उनकी अगर मैं बात करूं डेल्टा वैल्यू की तो 4.26 डेल्टा वैल्यू होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है ये होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वैल्यू, तो अब इसकी जब मैं बात करूं तो 3.0 होगी, इसकी बात करूं तो 8.2 होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो जो प्रोटॉन है उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप लोग ये याद कर लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो प्रोटॉन जो है डिसल्यूटेड होगा। ये तो बात होगी इंडक्टिव इफेक्ट की। अब जो दूसरा अपना फैक्टर आता है वो है वान डर वाल्स डिसल्यूटिंग इफेक्ट। तो देखते हैं कि वान डर वाल्स डिसल्यूटिंग इफेक्ट क्या होता है।
किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर कोई मोर बल्कि ग्रुप है तो वो पास वाले जो प्रोटॉन होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रिपेल करेगा, और इस प्रकार से जो शिल्डिंग इफेक्ट अराइजेस होता है उसे वान डेर वाल्स डिशिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे। मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप एड है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्या होगा, जैसे बल्कि ग्रुप हो गया कोई भी ट्राइफेनिल हो गया, कुछ भी हो गया, ब्यूटिल एल्किल हो गया। तो इस प्रकार से जो ये बल्कि ग्रुप होगा वो यहाँ पे पास वाले जो प्रोटॉन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि ये मोर बल्कि ग्रुप है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब डेंसिटी के बीच में जब रिपल्सन होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। और मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो डीशिल्डिंग इफेक्ट है वो मोर होगा, और अगर डीशिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ से वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग इफेक्ट के अंदर जो डेल वैल्यू है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बल्कि ग्रुप एंड नियर प्रोटॉन। तो पास वाले जो प्रोटॉन है वो हाईली डीशिल्डेड होगा। अब जो तीसरा टाइप अपना आता है वो स्पेस इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट या फिर इसको बोल सकते हैं एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। अब हमें पता है किसी भी स्पीसीज को हम जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जो प्रो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से SIMF जनरेट होता है। तो SIMF और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक दो प्रकार का होता है। जो पहला टाइप है वो है पैरा मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। अब जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है। जब भी मैं बात करूं कि SIMF और H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम है, रेनफोर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो जो प्रोटॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। इसे ही पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक वो जो प्रोटॉन है वो डिशिल्डेड कहलाएगा, इस वजह से उसकी जो डेल वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक एल्डिहाइड है, यहाँ से एक एल्डिहाइड है। सो ये प्रोटॉन सर्कुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो हम देख सकते हैं नियर द कार्बन, कार्बन के पास में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये SIMF, इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, रेनफोर्स है। सो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डायमैग्नेटिक इफेक्ट। सो ये कार्बन के पास डायमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इस प्रकार से जब मैं एल्डिहाइड जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन, इसके पास देखूं तो ये जो मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और SIMF है, यहाँ पे SIMF इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। सेम होने की वजह से पैरामैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, और इस वजह से ये हाईली डीशिल्डेड होगा, और डीशिल्डेड होगा तो डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। ये बात होगी पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट की। अब मैं बात करूं मेरे पास जो दूसरा है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट की। when SIMF and
H0 applied magnetic field are opposite, then this proton will, जो प्रोटॉन है वो एक्सपीरियंस करेगा डायमैग्नेटिक इफेक्ट, और डायमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो शेडेड प्रोटॉन होगा, क्योंकि SIMF और H0 जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उनकी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से वो हाईली शिल्डेड होगा, और उस प्रकार के प्रोटॉन को हम जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेंस के अंदर लाएंगे तो हमें मोर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इस वजह से जो डेल वैल्यू है इसकी वो डिक्रीज होगी। अब एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, जब इसको H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है इसके अंदर रखेंगे तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट करने लगेंगे, और वो सर्कुलेट किस टाइप से करेंगे, इस प्रकार से सर्कुलेट करने लगेंगे। तो जब ये यहाँ पे ये SIMF सेकेंडरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रोटॉन है, एसिटिलेनिक प्रोटॉन है, उसकी डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, और हमें जो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए मोर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इस वजह से जो डेल वैल्यू है इस प्रोटॉन की वो डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार से डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट देख लिया। अब बात करते हैं जो अपना चौथा टाइप आता है फैक्टर का, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटॉन इज डिशिल्डेड प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो प्रोटॉन है वो डिशिल्डिंग इफेक्ट फील करेगा। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिशिल्डिंग इफेक्ट क्यों फील करेगा। यहाँ से मेरे पास पहले आपको एक रिलेशन बता देता हूँ मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेल वैल्यू भी डिक्रीज होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिक्रीज होगा। और अगर डेल वैल्यू जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये जो दोनों वैल्यू है वो इंक्रीज होंगी। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिशिल्डिंग इफेक्ट ही क्यों फील करता है प्रोटॉन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटॉन आर बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो प्रोटॉन है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच प्रेजेंट है। सो इस वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोटॉन के बीच में जो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने की वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि वो डिशिल्डिंग इफेक्ट फील करेगा, और डिशिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो डेल्टा वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ से ये एक एल्कोहल है, इथर है, यहाँ से इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, इस साइड में भी ऑक्सीजन इस साइड में भी ऑक्सीजन, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब इस पे जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अब इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें पता है कि डिशिल्डिंग इफेक्ट विल टेक प्लेस। डिशिल्डिंग इफेक्ट फील करेगा वो प्रोटॉन, और डिशिल्डिंग इफेक्ट फील करेगा तो डिशिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो केमिकल शिफ्ट है वो डाउनफील्ड शिफ्टिंग होगा, और डाउनफील्ड शिफ्टिंग की वजह से डेल्टा वैल्यू है वो उसकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसकी डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होगी। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से डिशिल्डिंग इफेक्ट, प्रोटॉन है जो डिशिल्डिंग इफेक्ट फील करेगा। अब मैं बात करूं एक और फैक्टर की जो टेम्परेचर है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर
हायर टेम्परेचर है उस पर हायर मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे प्रोटॉन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा शो करेंगे। एक और यहाँ पे जब मैं बात करूँ वेक्टर की, तो मेरे पास है सॉल्वेंट, तो मोस्टली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका नॉर्मली बिल्कुल कम इफेक्ट होता है। अगर मैं बात करूँ जैसे CCl4, अगर सॉल्वेंट के रूप में हम ये यूज में ले रहे हैं, इसकी जगह CdCl3 काम में लूँ मैं, तो या तो 0.1 ppm केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, यानी कि ये जो टेम्परेचर और सॉल्वेंट है ये मोस्टली केमिकल शिफ्ट को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को या तो डाउनफील्ड शिफ्टिंग की तरफ डिक्रीज करेंगे या फिर अपफील्ड शिफ्टिंग की तरफ